हेलो फ्रेंड्स। पिछले वीडियो में मैंने बताने का प्रयास किया था गुप्त काल के बारे में, यानी गुप्त काल के राजाओं के शासन काल के बारे में चर्चा किए थे। इनमें से देखते हैं कि गुप्त राजाओं में से एक चंद्रगुप्त द्वितीय थे, जो उन्हीं के शासन काल में एक चीनी यात्री जो है भारत आए थे और अपना यात्रा वृत्तांत जो उन्हीं के बारे में आज हम चर्चा करते हैं कि फैयान कौन थे, फैयान कहाँ से आए थे। तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल की जो है प्रमुख घटना चीनी यात्री थे जो फैयान थे, जो भारत जो भ्रमण किए थे। ये 399 ईस्वी से लेकर जो है 414 ईस्वी तक जो है भारत के विभिन्न स्थानों का जो है भ्रमण किया। यहाँ तक कि अपने यात्रा वृत्तांत में भारत के शासक जो चंद्रगुप्त कालीन भारत की जो है सांस्कृतिक, उसकी सामाजिक, उसकी आर्थिक और धार्मिक स्थितियों का बहुत एक सुंदर उल्लेख किया है फैयान। फैयान का जन्म जो है चीन के जो है यान नामक स्थान में हुआ था और बचपन से ही जो है उन्हें भगवान बुद्ध की शिक्षाओं की ओर आकृष्ट हुआ था, यानी बौद्ध ग्रंथों को गहराई से अध्ययन करने की जो है लालसा बढ़ गई थी और बुद्ध के जो चरण चिन्ह जहाँ पर पवित्र वह स्थान है, वह स्थान को देखने के लिए जो है इन्हें काफ़ी लालसा बढ़ गई थी। इसी तरह से देखते हैं भारत की यात्रा की शुरुआत की थी, क्योंकि हम देखते हैं कि जो है विज्ञान पिपासु थे ही, वे विनय ग्रंथों से पता चलता है कि वह जो है भगवान बुद्ध के उपदेशों का संग्रह जो था उन्हीं की खोज में जो है भारत के प्रमुख बौद्ध स्थानों की जो है यात्रा किया था। यहाँ तक कि 399 ईस्वी से जब चला था तो भारत के जो है गोबी चीन से जो है, यानी चीन जो क्षेत्र है, चीन से गोबी और गोबी से जो है मरु क्षेत्र है, खोतान, पामीर पठार, यहाँ तक कि जो है वह स्वात घाटी और गंधार तक पार करता हुआ पेशावर पहुंचा था। यानी जो है पेशावर पहुंचा था, ये गंधार जो क्षेत्र है, गंधार पेशावर, ये पेशावर पहुंचा था। पेशावर में यहाँ पर क्या देखा, यहाँ पर जो है कनिष्क कालीन जो है, जो कनिष्क के द्वारा बनाए गए जो थे टावर जो था, चैत्य गृह को बोलते हैं, वह देखा था। ये देख करके जो है काफी प्रभावित हुए। यहाँ तक कि संपूर्ण क्षेत्रों में बताएं कि विवरण से जो पता चलता है कि उन्होंने कहा कि स्तूपों और विहारों और पूरा स्मारकों से जो है यह भरा हुआ यह क्षेत्र है और पहाड़ियों को लांघता हुआ जो है, और ये फैयान जो है ये उत्तर पश्चिम के क्षेत्र से जो है यह पूरा पंजाब का क्षेत्र पहुंचा। और ये पंजाब के क्षेत्र पहुंचा तो हम सबसे पहले देखते हैं कि फैयान का परीक्षा के दृष्टि से कुछ क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं ये फैयान के बारे में कि फैयान जो है किनके शासन काल में आया था। तो 399 से लेकर 414 ईस्वी तक जो है भारत भ्रमण किया और यहीं तक रहा। और एक और इसका घटना है कि ये जो है इनका जन्म जो है, हालांकि जो पूछ सकते हैं, यू यांग नामक स्थान पर, यानी चीन नामक जो है स्थान पर हुआ था। और इनका जो है, क्योंकि ये ज्ञान पिपासु बौद्ध भिक्षु थे। भारत भ्रमण करने के लिए जो है वह चला था। वह जो है 399 ईस्वी लेकर, यानी 399 ईस्वी से लेकर यह गोभी, खोतान, स्वात, गंधार, पेशावर और पंजाब के रास्ते से पंजाब पहुंचा था। इन क्षेत्रों से होता हुआ जो है यह भारत पहुंचा था। और ये देखते हैं कि कनिष्क के द्वारा जो बनाए गए हैं जो है टावर को जो है देखकर काफी प्रभावित हुए। इसके बाद जो है इन्होंने क्या किया कि ये जो है जब भारत आए तो भारत में कश्मीर का जो क्षेत्र है, ये कश्मीर का जो क्षेत्र है, कश्मीर में मथुरा में, यानी यहाँ पर जो है मथुरा है, बनारस है, यानी जितने भी है हमारा कि मथुरा है, कन्नौज, श्रावस्ती जो श्रावस्ती जो क्षेत्र है, कपिलवस्तु, वैशाली, यानी कपिलवस्तु और वैशाली यानी बिहार के क्षेत्र में, यानी बिहार में वैशाली, यहाँ तक कि पटना का जो क्षेत्र है, यानी पाटलिपुत्र यानी पाटलिपुत्र का जो क्षेत्र है यहाँ तक जो है पहुंचा। और राजगिरी गया, यहाँ तक कि ताम्रलिप्ति यानी बंगाल के क्षेत्रों तक ही गया।
बंगाल, और यहाँ तक कि जो वापस जब जाने लगे तो श्रीलंका भी पहुंचे थे और श्रीलंका जो है निकला था। तो इस तरह से देखते हैं कि जो यहाँ हम देखते हैं कि जो है मथुरा, श्रावस्ती, कपिलवस्तु, पाटलिपुत्र, कौशाम्बी और गया तक जो है पहुंचा था। तो इस तरह से जो है ये इनका ये था कि जो है इन सभी क्षेत्रों में जो है अपना जो है ये भ्रमण किया। वह बौद्ध धर्म और गौतम बुद्ध से संबंधित ग्रंथों की जो है पांडुलिपियों का भी खोज किया इन्होंने, और इससे संबंधित प्राचीन धार्मिक जो वस्तुओं का जो विवरण है, इतना प्राचीन वस्तुओं के विवरण देने में इतना मशहूर हो गया था कि वो अपने यात्रा विवरण में भारत के सम्राट जो चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे उनके नाम तक उल्लेख नहीं कर पाया है। फिर भी उसके जो है यात्रा विवरण से यही पता चलता है कि यानी चंद्रगुप्त द्वितीय के समय जो है भारतीय इतिहास की बहुत सारी अनेक जानकारियां इन ग्रंथों से पता चलता है। तो फहियान के यात्रा वृत्तांत जो था, ये फहियान के जो यात्रा वृत्तांत जो लिखा गया है, यानी यात्रा जो वृत्तांत जो लिखा गया है, यात्रा वृत्तांत को जो है इन्होंने जो है एक सर पर जो है जेच लेगे ने जो है क्या किया, ये प्रकाशित करवाया है, यानी जेच लेगे ने जो है एक प्रकाशित करवाया है इसका। और ये जो है प्रकाशित सर्वप्रथम कब करवाया था? सर्वप्रथम जो है यात्रा विवरण को 1886 ईस्वी, सर्वप्रथम 1886 ईस्वी को जो है करवाया। सर्वप्रथम लेगे ने सर्वप्रथम 1886 में प्रकाशित करवाया। और यह किस नाम से प्रकाशित करवाया? यह जो नाम जो था, ये नाम था, ये नाम दिया गया रिकॉर्ड ऑफ द बुद्धिस्ट। क्या नाम है? रिकॉर्ड ऑफ द बुद्धिस्ट, यानी बुद्धिस्ट जो है किंगडम, यही नाम से जो है ये प्रकाशित करवाया था इनकी जो है यात्रा वृत्तांत जो है सो। बाद में जो है फिर देखते हैं कि जो है बाद में जो ये जो प्रकाशित जो करने वाला जो थे वह 1930 में जेच जो है गाइल्स महोदय ने किया था। 1923 ईस्वी में गाइल्स महोदय ने ये नाम जो है प्रकाशित करवाया था, बाद में जो है प्रकाशित किया था। द ट्रेवल्स ऑफ द, इसका नाम है द ट्रेवल्स ऑफ द, यानी इसका नाम है ट्रेवल्स ऑफ फहियान, FASN, यही जो है नाम था इसका। और ये देखते हैं कि जो है इन दोनों ग्रंथों से, यानी एक ये ग्रंथ जो है एक और ये दो है, ये दोनों ग्रंथों से जो है हम देखते हैं कि फहियान का भारत यात्रा का विवरण जो है प्राप्त होता है। अब हम देखते हैं कि भारत की जो है राजनीतिक स्थिति क्या थी, यानी भारत की जो है राजनीतिक स्थिति, जब इन्होंने भारत की राजनीतिक स्थिति के बारे में क्या चर्चा किया है, इनके बारे में देखते हैं। क्योंकि समान रूप से हम देखते हैं इन्होंने चर्चा किया है कि भारतीय शासन व्यवस्था की प्रशंसा करते हुए इन्होंने लिखा है कि चोरी नहीं होती थी, यहाँ ताला नहीं लगते थे घर में, न्यायालय नहीं जाते थे लोग, घूमने फिरने की पूरी स्वतंत्रता थी और कहीं भी बसने की स्वतंत्रता थी। साधु संतों यात्रियों को भी हम देखते हैं कि राज्य की ओर से संरक्षण दिया जाता था, यहाँ तक कि दान दिया जाता था। और इस तरह से समृद्ध जितने भी व्यक्ति हुआ करते थे उस समय लोगों को कल्याण करने के लिए धर्मशालाओं का भी, औषधि जहाँ बनता है यानी औषधालय का, बौद्ध विहार यानी मंदिरों का भी जो है निर्माण किया करते थे। इसी तरह हम देखते हैं कि सामाजिक स्थिति में, यानी सामाजिक स्थिति में क्या देखते हैं कि भारत की जो सामाजिक स्थिति बहुत अच्छी थी, कह रहे थे अपने यात्रा विवरण से पता चलता है कि बहुत ही अच्छी थी। संपूर्ण देश में हम देखते हैं लोग ना तो किसी जीवित में जो है कह रहे हैं कि कोई भी जो है जीवित प्राणी की हत्या नहीं करते थे, ना ही समाज में जो है मांस और मदिरा का और प्याज लहसुन आदि का प्रयोग करते थे।
केवल चंडाल इसके जो अपवाद थे, जो सबसे निम्न वर्ग के थे, समाज से बहिष्कृत समझे जाते थे। इन्हें लोग सुअर और पक्षियों को भी नहीं पालते थे, यहाँ तक कि पशुओं का भी व्यापार नहीं करते थे। क्रय विक्रय उस समय क्या करते थे, कौड़ियों का भी जो है प्रयोग करते थे, जो सिक्के होते थे। केवल चंडाल ही शिकार और मछलियां किया करते थे। इस तरह से देखते हैं कि आर्थिक स्थिति, आर्थिक के बारे में जो है इन्होंने क्या कहा कि लोगों का आर्थिक जीवन भी बहुत ही संपन्न था। लोग औषधालय में जो है गरीब लोग, अनाथ बच्चे, विधवा, अपंग जितने भी है उन्हें मुक्त रूप से जो है देखभाल की जाती थी। खैरात गृह यानी दान विभाग भी था यहाँ प्राकृतिक उपवन, नदी, जंगल, पुष्प वाटिका, बड़े बड़े उद्यान, मंदिर इत्यादि थे। इन्हें बखान किया है भारत के बारे में। यात्रा विवरण में जो है उत्तर भारत के बहुत सारे अनेकों जो है नगरों का भी वर्णन किया है। और पाटलिपुत्र जिस तरह से जो है ये नगर है, श्रावस्ती, कपिलवस्तु, पाटलिपुत्र, कौशाम्बी, ये सब नगरों का भी बखान किया है। यहाँ तक कि पाटलिपुत्र में जो है कह रहे हैं कि हिनयान और महायान दोनों संप्रदाय के लोग थे और अलग अलग विहार बने हुए थे। उनको लगभग 600-700 बौद्ध भिक्षु हुआ करते थे। इनका खर्च कौन उठाते थे, राजा और समृद्धशाली जितने व्यक्ति हुआ करते थे, सभी दान से ही जो है ये सब शिक्षण संस्थाएं चलती थी। यहाँ तक देखते हैं कि इन्होंने धार्मिक स्थिति के बारे में, कि धार्मिक क्या बताया, धार्मिक के बारे में कि धार्मिक के बारे में इन्होंने कहा कि ये अपने विवरण में जो बताया है कि बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी बहुत ही ज़्यादा, बौद्ध धार्मिक स्थिति के बारे में विवरण ज़्यादा दिए हैं इन्होंने। और इन्होंने कहा है कि तक्षशिला और पेशावर, मथुरा, यानी तक्षशिला और पेशावर, मथुरा, वैशाली, जितने भी पाटलिपुत्र और नालंदा है, सभी अनेक बौद्ध विहार थे। यानी सभी क्षेत्रों में बौद्ध विहार मतलब कि देखने को प्रतीत मिला है। इन्हें बौद्ध धर्म प्रति क्या है, लोगों की जो है अगाध भक्ति और विश्वास थी। इनके जितने भी शिष्य थे, लोगों की भक्ति और प्रेम ज्यादा था बौद्ध धर्म से। यहाँ तक कि पाटलिपुत्र ने जो है फयान में, यानी फयान ने अपनी वापसी यात्रा शुरू की तो चंपा से की, और चंपा से जो किया और वह होता हुआ ताम्रलिप्ति, चंपा से ताम्रलिप्ति यानी बंगाल पहुंचा। और इस तरह से देखते हैं कि जो है वहाँ एक बंदरगाह था, और यहाँ बंगाल में, क्योंकि बंदरगाह स्वाभाविक था, शुरू से था यहाँ 24 विहार देखने को मिला इन्हें। और बौद्ध प्रतिमाओं के यहाँ पर चित्र भी बनवाए। यहाँ तक फयान ने जो है 96 संप्रदायों का जो उल्लेख किया है कि 96 जो है संप्रदाय था। यानी कहने का तात्पर्य हुआ कि इन संप्रदायों में देखने को मिलता है बौद्ध, ब्राह्मण धर्म, बौद्ध, जैन, शैव, भागवत, ये सब इत्यादि जितने 96 संप्रदायों का उल्लेख किया है इन्होंने। और इन्होंने जो है इस बंगाल में 2 वर्षों तक रहकर बौद्ध सूत्रों का जो है प्रतिलिपियां जो है तैयार किया था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि फयान जो है 15 वर्षों तक भारत में रहा, और तक्षशिला से लेकर, यानी पूरी तक्षशिला यानी आज का जो पाकिस्तान का जो क्षेत्र है, तक्षशिला से लेकर बंगाल तक, यानी पूरे उत्तर भारत की जो एरिया है, यहाँ भारत का भ्रमण किया। भारत की सामाजिक स्थिति, भारत की आर्थिक स्थिति और धार्मिक जीवन से काफ़ी प्रभावित हुआ इन्होंने। और उन्होंने अपने ग्रंथों में इस तरह से लिखा, बुद्ध के उपदेशों को ही नहीं बल्कि संस्कृत भाषा के और यहाँ के ब्राह्मण ग्रंथ जो थे उनको भी लेकर जो स्वदेश वापस लौटे थे, और इस तरह से देखते हैं कि जो है उनके यात्रा वृत्तांत जो था वह एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। जेच लेगे ने जो है, यानी कहने का तब जेच लेगे जो थे वह सर्वप्रथम प्रकाशित करवाया था 1886 ईस्वी में, ये याद रखेंगे दोस्तों। और दूसरा जो है रिकॉर्ड, यानी रिकॉर्ड ऑफ द बुद्धिस्ट किंगडम, ये भी जो था ये गाइड्स के द्वारा किया गया था 1923 ईस्वी में, द ट्रेवल्स ऑफ द फयान के नाम से। यही दोनों ग्रंथों से पूरी यात्रा वृत्तांत यानी फयान का हमारे भारत की स्थिति के बारे में जानकारी मिलती है। तो आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। अगला वीडियो में फिर अगले क्लास के लिए मैं फिर से आपके सामने उपस्थित होऊंगा।